हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी में जो यूनिट 7 है एग्रीकल्चर। इसमें हम जो बेसिक है एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे, एग्रीकल्चर के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा काफ़ी डीप डिस्कशन रहेगा, जिसमें हम इंडियन एग्रीकल्चर और एमपी एग्रीकल्चर अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये जहाँ तक मैं 3 वीडियो में इसको कवर स्टार्ट करता हूँ। इंडियन एग्रीकल्चर, देखो भारत एक कृषि प्रधान देश है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, क्योंकि भारत की जो 54% आबादी है किस पर निर्भर है, वो एग्रीकल्चर पर निर्भर है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भारत की 64% आबादी है जो एग्रीकल्चर पर निर्भर है। तो फिर हम क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। इवन जो हमारी जीडीपी में 4% तक का योगदान किसका है, एग्रीकल्चर फील्ड का है। और भारत में जो कृषि जलवायु क्षेत्र है वो कितने हैं, 15 कृषि जलवायु क्षेत्र है। ठीक है, भारत में पूरे में कितने, 15 कृषि जलवायु क्षेत्र है। चूंकि भारत में जलवायु की विविधता है, देखो भारत में क्या है, भारत इक्वेटर, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है, और मकर रेखा। ठीक है, तो भारत की स्थिति क्या है, कर्क रेखा के नीचे है। तो जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का भाग है उसको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक है, और जो कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपरी भाग है उनको बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक है, तो जो भारत की स्थिति है वो क्या है, भारत की स्थिति दोनों में शीतोष्ण कटिबंधीय भी आता है और उपोष्ण कटिबंधीय भी में भी आता है। तो भारत में दोनों प्रकार की फसलें होती हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय क्या होती है, गेहूं की फसल। गेहूं की फसल किस में आती है, शीतोष्ण कटिबंधीय फसलों में आती है। इसमें क्या होता है, गेहूं को टेम्परेचर कम चाहिए और पानी की भी कम जरूरत होती है। लेकिन कंपैरिजन टू धान, जैसे चावल की खेती है तो उसके लिए टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और उसके लिए कंडीशन और है, वो क्या है, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए। धान की खेत में आपने देखा होगा पानियों से हमेशा भरे रहते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र। भारत में 3 तरह की कृषि होती है। कौन कौन सी, राबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और जायद क्रॉप। तो रबी क्रॉप क्या होती है, रबी क्रॉप उन क्रॉपों को कहा जाता है जिनकी बुवाई कब होती है, अक्टूबर नवंबर में इनकी बुवाई होती है, और इनकी जो कटाई होती है वो कब होती है, मार्च और अप्रैल में होती है। ठीक है, इनकी जो कटाई होती है वो कब होती है, मार्च और अप्रैल में होती है। इसमें राबी क्रॉप में तुम्हारी इन्हें शीत ऋतु की फसलें भी बोला जाता है, क्योंकि ये ठंड में अपनी सारी ग्रोथ करती है, इनके लिए टेम्परेचर कम चाहिए। तो इसमें खाद्यान्न में जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, ठीक है, और जो मटर, तिलहनी में जैसे सरसों हो गया, राई हो गया, मशरूम हो गया, ठीक है, और आलू, मसूर और लौसन। ठीक है, ये सब काय में आती है, राबी क्रॉप में आती है। ठीक है, वही खरीफ क्रॉप क्या होती है, इन्हें वर्षाकालीन फसलें भी बोला जाता है। जैसे आपने देखा होगा वर्षा के समय पे ज्वार, बाजरा, मक्का के खेत, मतलब मक्का तो खाया भी होगा आपने बरसात के सीजन में। तो ये क्या होती है, खरीफ क्रॉप कौन सी, इन्हें वर्षा काल की ऋतु में भी कहा जाता है। इनकी जो बुवाई होती है वो मानसून की स्टार्टिंग में होती है। जैसे कि उस टाइम क्या, जैसे मई जून का, जो जून जुलाई का टाइम होता है, तब इनकी बुवाई स्टार्ट हो जाती है, और इनकी जो कटाई होती है वो कब होती है, सितंबर अक्टूबर में होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आते हैं, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, धान हो गया, मक्का, मूंग, सोयाबीन, लोबिया, मूंगफली, कपास, जूट, गन्ना और तंबाकू। ये काय में आती है, खरीफ क्रॉप में आती है। ठीक है, इसके बाद आप बात करते हैं तो जायद फसलें। जायद फसलें क्या होती हैं, ये ऐसी फसलें हैं जो राबी और खरीफ दोनों को जो बीच का पीरियड होता है उसमें इनकी बुवाई होती है। इनकी बुवाई मेनली कब होती है, मार्च से लेके और मई जून में इनकी कटाई भी साथ ही में, मतलब 1-2 महीने बाद स्टार्ट हो जाती है। इसमें क्या आती है, ऐसी फसलें आती है जैसे खरबूजा हो गया, ककड़ी, खीरा, करेला की कृषि इसमें आती है। और जो दालें जैसे मूंग की दाल, उड़द, कुल्हई, दलहनी फसलें उगाई जाती है। ठीक है? तो ये क्या हो गई, अपनी जायद फसलें हो गई। ठीक है, इनमें क्या होता है, जायद फसलों में एक विशेषता ये होती है कि इनके अंदर जो क्या होता है, वाटर, पानी कंजप्शन ज्यादा होता है। तो इनको खाने से क्या है, बॉडी में पानी की पर्याप्त मात्रा में पहुंचता है। ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी जायद फसल। अब बात करते हैं भारत में कृषि के प्रकार। भारत में कृषि के कितने प्रकार होते हैं, हम उनको समझने का इसमें प्रयास करेंगे। देखो, नंबर 1 होती है स्थानांतरित या स्थानांतरित कृषि, इसको ही झूम कृषि भी बोला जाता है। ठीक है, इस कृषि को कौन करता है, मुख्यतः जनजातियां करती हैं। ठीक है, जनजातियां करती हैं, और ये होती कहाँ पे, जंगलों में, जहाँ पे क्या है, खुला लैंड नहीं होता है, वहां पे इस कृषि को किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि एक भूभाग पे, मतलब जनजाति जो लोग होते हैं वो क्या, एक भूभाग लेंगे, वहां पे
क्या करेंगे, पेड़ को काट देंगे, ठीक है, उस इलाके में पेड़ों को जला दिया जाएगा। तो जो पेड़ जलने के बाद उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे जो तत्व होते हैं उनकी क्या होती है, बहुलता होती है। जब बहुलता होती है तो वो जमीन जो उपजाऊपन अपने साथ नहीं रखती थी वो भी अब उपजाऊ हो जाती। तो इसमें ये जनजाति लोग क्या करते हैं, 2-3 साल तो इन पे खेती करते हैं, फिर उसको क्या करेंगे, फिर उस लैंड को छोड़ के चले जाएंगे और दूसरी जगह, फिर नई जगह खोजते हैं, फिर वही जंगल को जलाते हैं और फिर खेती करते हैं। बट इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो क्या है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इससे एनवायरनमेंट को एक बहुत बड़ी क्षति पहुंचती है। देखो एनवायरनमेंट को क्षति इसलिए पहुंचती है क्योंकि कहीं ना कहीं जंगल, अब आजकल पेड़ लग तो रहे नहीं है, तो डेली मतलब इस तरीके से जंगल जलेंगे तो बहुत बड़ा एनवायरनमेंट को क्या होगा, हरासमेंट होगा। तो कई देशों ने और कई गवर्नमेंट ने, इवन इंडिया में भी ये बैन है। अब इसके नाम जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और यहाँ से 100% मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन बनेगा। उसका रीजन ये है कि झूम कृषि हमेशा एक मुद्दा रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका नाम, जैसे झूम कृषि कहाँ बोला जाता है, पूर्वोत्तर में बोला जाता है। पूर्वोत्तर में कहाँ पे, जैसे अपने नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो गए तो वहां पे क्या बोलते हैं इसको, स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि बोलते हैं। लेकिन इसको आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में क्या बोलते हैं, पोडू बोलते हैं, ठीक है। ये इवन एमपीपीएससी 2018 का मेंस का क्वेश्चन था कि पोंडू क्या है, ठीक है। तो इसको याद रखना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में इसको क्या बोला जाता है, पोडू बोला जाता है। केरल में झूम कृषि को ओनम बोला जाता है। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो जनजाति लोग हैं वो मध्य प्रदेश में बीवर, मशार, पेड़ा और बीरा। वहीं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसको क्या बोला जाता है, बालरा। झूम कृषि के कई देशों में भी विभिन्न विभिन्न नाम है। देखो मेरे पास क्या है, यहाँ पे पेन में चला नहीं पाता हूँ तो लिख नहीं पाता हूँ, ये मेरी समस्या है। बट मैं तुमको नाम बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हैं अपने साथ। जैसे भारत में इसको झूम कृषि बोला जाता है, वैसे ही थाईलैंड में इसको बोला जाता है तमराई। थाईलैंड में इसको क्या बोला जाता है, तमराई। म्यांमार में इसको बोला जाता है तुंगिया। और श्रीलंका में बोला जाता है चेन्नई। चेन्नई कई क्वेश्चनों, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चेन्नई क्या है, तो ये झूम कृषि का एक प्रकार। ब्राजील में रोका, ब्राजील में इसको क्या बोलते हैं, रोका बोलते हैं। ग्वाटेमाला में इसको मिल्पा बोलते हैं और मलेशिया में इसको बोलते हैं लदाख। मलेशिया में इसको क्या बोलते हैं, लदाख बोलते हैं। तो ये क्या है, झूम कृषि के हर देश में और हर राज्य में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। अब बात करते हैं निर्वाह कृषि। निर्वाह खेती इसको क्या बोला जाता है, निर्वाह खेती मतलब ऐसी खेती जिसमें क्या हो रहा है कि पर्सन अपना जीवन निर्वाह कर पा रहा है। मतलब ना तो उसका व्यापार कर पा रहा है, ना उसकी आमदनी का सोर्स हो पा रहा है, वो सिर्फ क्या कर पा रहा है, अपने परिवार का भरण पोषण करवा पाए। उस खेती को क्या बोलते हैं, निर्वाह खेती बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है इसमें बहुत मतलब सघन खेती होती है। इसको बोला जाता है सब्सटेंस फार्म, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, सब्सटेंस फार्मिंग बोला जाता है, ठीक है। किसान, और ये इसमें क्या है, साल में वर्ष में 2 या 3 फसलें सघन रूप से उगाई जाती है, ठीक है। इसमें सोचा, निर्वाह कृषि में क्या है, देखो एक तो उसके पास लैंड का अभाव होगा, ठीक है, नहीं तो वो करेगा। दूसरे सिंचाई का अभाव होगा या नई तकनीकी का अभाव होगा, उन्नत बीजों का अभाव होता है, कीटनाशक का कम इस्तेमाल होता है इस खेती में। तो उसके पास क्या है, सिर्फ जीवन के उपयोग के लिए वो खेती कर पाता है। अब अगली खेती है हमारी गहन कृषि। इसको बोलते हैं इंटेंसिव फार्मिंग। गहन कृषि में क्या होता है, ये गहन कृषि वो होती है जहाँ पे बहुत सघन आबादी, मतलब जो विकासशील देश हैं इनके पास जनसंख्या तो बहुत ज्यादा है और मतलब लैंड का एरिया कम है। तो क्या होता है, छोटी सी लैंड पे बहुत सारी पॉपुलेशन क्या करती है, वर्क करती है। तो इसमें जो श्रम है वो होता है ज्यादा और जो आउटपुट है वो निकलता है इसमें कम, ठीक है? तो इसको क्या बोला जाता है, गहन कृषि बोला जाता है। इसमें क्या है, बहुत सारे फर्टिलाइजर मतलब रासायनिक उर्वरक, उन्नत बीज, कीटनाशक दवाइयाँ, सिंचाई, फसल आदि का प्रयोग किया जाता है। तो ये काफी महंगी पड़ती है, बट इसका एक, इतने ड्रॉबैक होने के बाद इसका एक फायदा ये है कि जो प्रति हेक्टेयर उत्पादनता है वो बढ़ जाती है। क्योंकि एक छोटे से लैंड पे बहुत सारी लेबर जब वर्क करती है तो क्या होगा, उत्पादकता बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं व्यापक कृषि। व्यापक कृषि इसको बोलते हैं, व्यापक कृषि में क्या होता है, एक बहुत बड़े भूभाग पे ये विकसित देशों में की जाती है। जैसे तुम्हारे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके वगैरह देश है। यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन कम है और लैंड क्या है, बहुत ज्यादा है। जब लैंड ज्यादा है तो क्या होता है, उनके पास मतलब लेबर नहीं मिल पाती जो किसान मजदूर है वो मिलते नहीं है। तो क्या है,
बहुत बड़े भूभाग पर मात्र एक या दो लोग काम करते हैं। सारा काम किसके थ्रू होता है? मशीन के थ्रू होता है। ठीक है, तो उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाता है तो पैदावार बहुत अच्छी होती है। तो ये क्या है, व्यापक कृषि में क्या होता है, व्यापक कृषि में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो किसान है उसकी एक आमदनी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो बेच सकता है, उसके पास इतना मतलब स्टॉक रहता है कि वो अपने फसल उत्पादों को बेच सकता है, तो इसको बोलते हैं व्यापक कृषि। ठीक है, उसके बाद आते हैं, व्यापक कृषि के बाद आते हैं वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि क्या होती है? वाणिज्यिक कृषि का लक्ष्य मुख्यतः होता है मतलब ऐसी फसलों को पैदा करना जिससे जिससे क्या करे, वो अपनी इनकम कर सके। ठीक है, नगद नगद के रूप में जो फसल बेच सके। ठीक है, जैसे गन्ना की फसल हो गई, तंबाकू की फसल हो गई, कपास की फसल हो गई। तो इन फसलों में क्या होता है, मतलब इन फसलों को बेच के किसान क्या है, धन कमाता है। ठीक है, तो ये आती है सारी वाणिज्यिक, मतलब जिस फसल को बेच के किसान अपनी आमदनी करे उसको क्या बोलेंगे, वाणिज्यिक फसल बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं बागवानी कृषि। बागवानी कृषि क्या होती है? इस शैली में अक्सर क्या करते हैं, किसान एक बहुत बड़े बागान लगा लेता है जिसमें वो खेती करता है। जैसे 5 साल या 10 साल के लिए बागान लगा लिए और उसमें एक ही तरह की कृषि वो करता रहता है। इस कृषि में जैसे रबड़ की खेती करना, नारियल की खेती करना, कॉफी की खेती करना, मसालों की खेती करना, इस प्रकार की कृषि क्या कहलाती है, बागवानी कृषि कहलाती है। इसमें क्या होता है कि बागान केवल एक फसल का उत्पाद करते हैं। ठीक है, जैसे केरल में होना, केरल में चाय के बागान, केरल में क्या है, मसालों के बागान है तुम्हारे। ठीक है, नारियल के बागान है, महाराष्ट्र में क्या है, संतरे के बागान है, आम के बागान है। तो इस तरीके की लंबे समय की फसलें होती हैं। ठीक है, और इनमें क्या होता है, इन्हें करने के लिए एक तो बहुत बड़ी पूंजी चाहिए, तो क्या है, इनको ज्यादातर कौन करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक बहुत बड़ा लैंड भी चाहिए। ठीक है, आप एक बात बताओ, आप एक नारियल के पेड़ से तो नहीं कर सकते ना बागवानी कृषि, तो एक बहुत बड़े भूभाग को काफी मैनेजमेंट के साथ ये कृषि की जाती है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है बागवानी कृषि। अब हम बात करते हैं सूखी भूमि पर खेती। ऐसी खेती यहाँ मरुस्थलीय क्षेत्रों में की जाए उसको क्या बोला जाता है, सूखी भूमि की खेती बोला जाता है। ठीक है, तो जैसा कि नाम से आपको आवाज हो रहा है, तो जैसे ज्वार बाजरा की खेती करना, मटर की खेती, इन इन खेतियों में क्या है, सरसों की खेती, इनको कम पानी की जरूरत होती है। ठीक है, जब कम पानी की जरूरत होती है तो क्या होता है, क्योंकि वहां पर जो सूखे क्षेत्र है तो वहां पे ये काफी अच्छी तरीके से उपजाऊ होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं गीले भूमि की खेती। कुछ इलाके ऐसे जहाँ पे साल भर पानी भरा रहता है या साल भर बरसात होती है, जैसे चेरापूंजी, मौसिनराम, इवन तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट के हिमालय कई, तो इस जगह पर जो खेती की जाती है, जैसे पश्चिम बंगाल में काफी बारिश होती है, तो वहां पे क्या है, गीले भूमि की खेती की जाती है, जैसे चावल की खेती होना, जूट की खेती होना, गन्ने की खेती होना। तो ये क्या होला, ये एक्वापोनिक्स किसको बोला जाता है, एक्वापोनिक्स उस कृषि को बोला जाता है जो पानी के अंदर की जाती है। ठीक है, मतलब जो सिर्फ पानी ही चाहिए, जिसके लिए भूभाग भले ना हो, पानी में ही जो फसलें उगाई जाती हैं तो उसको बोला जाता है एक्वापोनिक्स। ठीक है, उसके बाद एक मिश्रित खेती और होती है। 10वें नंबर पे क्या होती है, मिश्रित खेती। मिश्रित खेती में क्या होता है कि किसान क्या करता है, फसल भी मतलब खेती भी करता है और पशुपालन भी करता है साथ में, तो इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है, एक मिश्रित खेती कहलाती है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं, अब क्रांतियों की बात करेंगे भारत में, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऐसी कौन कौन से रेवोल्यूशन आए उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। नंबर एक, हरित क्रांति, जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या है, 1966-67 में ये आया था। ठीक है, 1966-67 में ये आया था। इसमें क्या हुआ है, मुख्यतः इसमें क्या किया गया, जो खाद्यान्न फसलें थी उन पर ध्यान दिया गया। ठीक है, जैसे गेहूं, चावल। ठीक है, गेहूं चावल पे ज्यादातर इनका फोकस रहा। तो इसमें क्या, जो हाइब्रिड वैरायटी के जो बीज थे, ठीक है, टेक्नोलॉजी का प्रसार किया गया, मतलब अच्छे 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 बीज की प्रोवाइड किए गए, तो इससे क्या है, जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो बढ़ा। इवन जब 1966-67 में हमारे देश में इतनी स्थिति गंभीर थी कि हमको एक वक्त के खाने के लाले पड़ रहे थे, तो हमने अमेरिका से उस टाइम अनाज, गेहूं का क्या किया था, आयात किया था। ठीक, तो अब ग्रीन रेवोल्यूशन में एक क्वेश्चन और बनता है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, तो जो नॉर्मन बोरोलोग है उनको बोला जाता है वर्ल्ड में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। वो कहाँ के थे, यूएसए के थे। लेकिन जो इंडियन फादर है, मतलब इंडियन फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं
किसकी? पीली क्रांति की, येलो रिवॉल्यूशन। येलो रिवॉल्यूशन काय से रिलेटेड है? ये हमारा रिलेटेड है खाद्य तेलों, तिलहन फसलों के उत्पादन बढ़ाने से। इसमें काय पे जोर दिया गया? जैसे सूरजमुखी का तेल हो गया, ठीक है, मूंगफली का तेल हुआ, जो तेल तेल वाले जो प्रोडक्ट है उन पर ध्यान दिया गया किसमें? इस क्रांति में, ठीक है, पीली क्रांति में। उसके बाद देखो इसके जो फादर है वो कौन है? फादर है सैम पिट्रोडा। पीली क्रांति के जो फादर है वो कौन है? सैम पिट्रोडा, ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं थर्ड पे, व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन में क्या किया गया? जो भारत में दुग्ध उत्पादन है उसमें उसको बढ़ावा दिया गया। तो ये कब स्टार्टिंग हुआ? इसकी 1964-65 में दुग्ध क्रांति स्टार्ट हुई, ठीक है। इसके जो फादर हैं वो कौन है? इसके जो फादर है वो है वर्गीस कुरियन, ठीक है। इनने अमूल की स्थापना की थी। और और इन्होंने क्या किया? अमूल क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है। तो ये श्वेत क्रांति क्या है? दुग्ध को उत्पादन बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति आई, ठीक है। उसके बाद आते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति। नीली क्रांति में मुख्यतः क्या ध्यान दिया गया? नीली क्रांति में हमने ध्यान दिया क्या? मत्स्य उत्पादन, ठीक है। जो समुद्री प्रोडक्ट है उन पे उनका उत्पादन बढ़े, तो इसके लिए हम नीली क्रांति लेकर आए। तो नीली क्रांति 2014-15 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था, ठीक है। विश्व में जो सबसे ज्यादा मत्स्य उत्पादन करता है वो चीन है। भारत क्या है? सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा मत्स्य का उत्पादन करता है। और भारत में भी सबसे ज्यादा मत्स्य का उत्पादन कहाँ पे होता है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट है जो आपको साथ ही साथ याद रखने चाहिए। उसके बाद आते हैं गुलाबी क्रांति, जिसको बोला जाता है पिंक रेवोल्यूशन। यह क्या से रिलेटेड? प्याज का उत्पादन बढ़ाया जाए, झींगा, समुद्री झींगा भी बोला जाता है, इसका उत्पादन बढ़ाया है। भारत विश्व में सबसे ज्यादा झींगा मछली का उत्पादन करता है, ठीक है। तो क्या है ये? इसके लिए कौन सी पिंक रेवोल्यूशन आई? इसके फादर कौन है पिंक रेवोल्यूशन के? दुर्गेश पटेल। इसके फादर कौन है? दुर्गेश पटेल। आप साथ में लिखते रहना क्योंकि इसमें नहीं लिखा है, फादर मैंने लिख नहीं पाए, अगली बार। तो उसके बाद 7वें नंबर पे आते हैं दूसरा ग्रे रिवॉल्यूशन। ग्रे रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड थी? इसमें जो उर्वरक पदार्थ थे, मतलब जो खाद, फर्टिलाइजर। अब देखो खेती की जो उपजाऊपन है, उर्वरक शक्ति है, वो कहाँ से बढ़ेगी? एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो उसको खाद की जो उत्पादकता है उसको बढ़ाने के लिए हम क्या लेके आए? ग्रे रिवॉल्यूशन लेके आए, ठीक है। ग्रे रिवॉल्यूशन। इसके बाद आते हैं रजत क्रांति, जिसको बोला जाता है सिल्वर रिवॉल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या है? जो मुख्यतः अंडा उत्पादन और मुर्गियों के उत्पादन पर बढ़ावा दिया गया, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा मुर्गी का उत्पादन कौन सा राज्य करता है या अंडे का? तो वो है आंध्र प्रदेश। और जो रजत क्रांति की जो फादर बोली जाती है वो बोली जाती है किसको? अपनी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को, ठीक। कौन है रजत सिल्वर रिवॉल्यूशन की फादर ऑफ सिल्वर रिवॉल्यूशन? इंदिरा गांधी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम काली क्रांति या ब्लैक रिवॉल्यूशन। ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित था? ब्लैक रिवॉल्यूशन तुम्हारा संबंध था जैसे पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादित पदार्थों को बढ़ाने से रिलेटेड था। तो देखो भारत में पेट्रोलियम के लिए अपन किस पे? मिडिल ईस्ट पे निर्भर है। तो मिडिल ईस्ट पे निर्भरता कम करने के लिए भारत सरकार ने क्या? ब्लैक रेवोल्यूशन लेके आई। इसमें किस पे ध्यान दिया गया? जो पेट्रोल के साथ इथेनॉल है उसको 10% मिला के बायोडीजल बनाया जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया? बायोडीजल किस किस से बनता है? हमने जेट्रोफा पे ध्यान दिया, जेट्रोफा के प्रोडक्शन पर। हमने किस पे ध्यान दिया? हमने जो गन्ना उत्पादन है जो इससे बाय प्रोडक्ट में बनते हैं, तो ये इस तरीके जैसे स्टार्च निकलता है किससे? आलू से। तो ऐसे प्रोडक्टों पे हमने क्या है? ध्यान दिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्लैक रेवोल्यूशन। उसके बाद आते हैं लाल क्रांति, रेड रेवोल्यूशन। इसमें हमने किस पर ध्यान दिया? मांस उत्पादन पे और टमाटर उत्पादन पे। इसके लिए हम क्या लेके आए? लाल क्रांति। और इसके जो फादर बोले जाते हैं वो किसको बोला जाता है? विशाल तिवारी। उसके बाद बात करते हैं सुनहरी क्रांति या गोल्डन रिवॉल्यूशन। सुनहरी क्रांति में हमने किस पर ध्यान दिया? इसका संबंध मुख्यतः था बागवानी से। बागवानी से कैसे? जैसे जो फसलें हैं जैसे फ्रूट आइटम, ठीक है, ठीक है, उनको बढ़ावा देना, सब्जी, फल, ठीक है। तो ये ऐसे प्रोडक्टों को बढ़ाना, इसके लिए हम कौन सा गोल्डन रिवॉल्यूशन लेके आए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति में क्या किया गया कि जो सारी क्रांतियां थी अभी तक जितने भी रिवॉल्यूशन आए उन सब क्रांतियों को एक साथ लेकर चलना था। ये जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया था। इसी को इंद्रधनुषी क्रांति कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सदाबहार क्रांति, एवरग्रीन या रेनबो
एवरग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। ये इसके इसमें क्या है, इसका उद्देश्य था देश की जो मिट्टी को उन्नत करना, किसानों को लोन देना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देना, कृषि शोध को बढ़ावा देना, ऐसे माध्यमों को बढ़ावा देना जिससे कृषि को एक लंबे समय तक के लिए उपजाऊ, मतलब लंबे समय के व्यवसाय का एक प्रोडक्ट बनाया जा सके। तो उसके लिए हम कौन सी सदाबहार एवरग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए। रेनबो रेवोल्यूशन किसके लिए था? रेनबो इंद्रधनुषी क्रांति, जो यहाँ गलत लिख के आए, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरीके से हमारे ये सारे रेवोल्यूशन समाप्त होते हैं। और अब हमें नहीं लगता कि इसमें कुछ हमको और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। गोल्डन रिवॉल्यूशन हो गया। तो अब दोस्तों अभी भी बात करेंगे कि इंडिया में किस स्टेट का फर्स्ट नंबर है, और इस तरीके के जो क्वेश्चन है जो एमपीपीएससी पूछ सकती है, ठीक है। फालतू का बेकार का ज्ञान नहीं, जो है उतना लिमिटेड पढ़ेंगे और अच्छा पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपकी हमें प्रतिक्रिया का हमेशा इंतजार है।